जो जो रेटिंग होती है वो AM कैटेगरी की रेटिंग होती है, और हमारी जो रेटिंग है दैट इज AM1 विच इज द हाईएस्ट रेटिंग गिवन टू एनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन पाकिस्तान। जो टॉप रेटिंग किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को मिली है, हम उनमें से एक हैं, और दिस इज द हाईएस्ट रेटिंग। ये जब रेटिंग एजेंसी एसेट मैनेजर रेटिंग देती है तो बहुत सारे फैक्टर्स को ज़ाहिर है वो देख रहे होते हैं, बट उसमें एक दो जो अहम फैक्टर्स हैं वो परफॉर्मेंस कैसी है, क्लाइंट बेस किस तरह का है, रिस्क मैनेजमेंट कैसी ऑर्गेनाइजेशन करती है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं, बोर्ड की कमिटीज पे रिप्रेजेंटेशन किस तरह, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे फैक्टर्स को पुट टुगेदर वो कंपनी को असेस करते हैं, और उन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके हमें जो रेटिंग मिली है AM1 विच इज दी एज आई सेड highest rating given to any asset management company in Pakistan. We've got more than 80,000 account holders, 90 billion plus हम mutual funds में manage करते हैं, discretionary non discretionary portfolios के अलावा है। अब UBL funds हमेशा से जो नई products, नई services जो market में introduce हुई हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमने we were the first ones to start that. So CPPI based mutual funds जो पाकिस्तान में पहला लॉन्च हुआ वो UBL फंड्स ने किया। एक्टिव एलोकेशन सीरीज वी वर द फर्स्ट वंस। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान का जो पहला ETF था, जॉइंटली हमने पहला ETF लॉन्च किया। पहली ये जिप्स स्टैंडर्ड्स हैं वो हमने वी वर द फर्स्ट वंस जो हमने जिप्स की कंप्लायंस की। ये आपको थोड़ी सी वेरी क्विकली विदाउट गोइंग इनटू टू मच डिटेल्स, ये आपको दिख रहा होगा बहुत सारे अवार्ड्स जो UBL फंड्स को टाइम टू टाइम मिले ऑन फंड परफॉर्मेंस, कस्टमर सर्विसेज, इवन सो मच सो के जो हमारा कोर सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर भी हमको एक अवार्ड US में मिला, विच बेसिकली शोज के जो हमारा जो ज़ाहिर है जो सॉफ्टवेयर है वो फिर पीछे में इनेबल करता है कि जो हमारा कस्टमर को जो सर्विसेज ऑनलाइन दे सके, तो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म है उस जो कोर सॉफ्टवेयर है हमारा उस पर हमें अवार्ड मिला। मैप अवार्ड्स 3 years इन रनिंग हमें मिला। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक AMC का अवार्ड हमें मिला, एज आई सेड परफॉर्मेंस फंड परफॉर्मेंस के ऊपर अवार्ड्स मिले। सो दीज आर सम ऑफ द अवार्ड्स जो हमें टाइम टू टाइम मिले। कमिंग टू ETF, एज आई सेड कि दुनिया में बहुत पॉपुलर हैं ETF, और पाकिस्तान में भी 1 साल पहले लॉन्च हुए। देखें, एज क्लाइंट्स आप म्यूचुअल फंड से वाकिफ हैं, आप डायरेक्ट जाके स्टॉक मार्केट से शेयर्स बाय एंड सेल कर सकते हैं। ETF इज अनदर वे जहां आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ETF वैसे तो ज़ाहिर म्यूचुअल फंड ही है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा वो फ़र्क है कंपेयर टू टिपिकल म्यूचुअल फंड। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास एक हमारा म्यूचुअल फंड है अल-अमीन शरिया स्टॉक फंड। इट्स एन ओपन एंड फंड। आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप AMC के पास इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको वापस चाहिए पैसे तो आप रिडीम भी AMC के पास कर सकते हैं। वेयर जो ETF है ये थोड़ा सा उस रेगुलर म्यूचुअल फंड से फर्क होता है इन अ वे कि वो ट्रेड होता है एट द स्टॉक एक्सचेंज लाइक एनी अदर शेयर। सो इफ यू वर टू बाय एन ETF यूनिट, सो आप स्टॉक एक्सचेंज से जाके जिस तरह आप कोई और शेयर बाय करते हैं या सेल करते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से आप ETF का यूनिट खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं एट द स्टॉक एक्सचेंज। So why ETF then if we have mutual funds? So आमतौर पे होता क्या है कि देखिए दो ब्रॉड स्ट्रैटेजीज हो सकती है। एक को हम कहते हैं एक्टिव फंड मैनेजमेंट, एक को हम कहते हैं पैसिव फंड मैनेजमेंट। आमतौर पे जो ETF होता है वो पैसिव फंड होता है, विच मीन्स के ETF एक इंडेक्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है, और जो भी उस इंडेक्स में स्क्रिप्ट्स और जिस परसेंटेज से वो स्क्रिप्ट्स होते हैं सिर्फ वही अपनी बुक्स में रखता है और कोई एक्टिव फंड मैनेजमेंट नहीं करता। वेयर जो टिपिकल म्यूचुअल फंड होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वो कुछ अल्फा जनरेट करें और जिस बेंचमार्क को या जिस इंडेक्स को फॉलो करते हैं उसको आउट परफॉर्म करने की कोशिश करें। ना कौन सी स्ट्रैटेजी दोनों में से ठीक है, इसका जाहिर है कोई ये आंसर नहीं हो सकता कि कौन सी ठीक है कौन सी ठीक नहीं है।
दोनों अपने अपने टाइम्स में ठीक हो सकती है। सो इन्वेस्टर को ये चूज करना होता है कि अगर फंड मैनेजर ने से कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया इंडेक्स को, तो देन प्रोबेबली आप इंक्लाइंड होंगे टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग इन अ टिपिकल इक्विटी म्यूचुअल फंड, क्योंकि फिर आप ये व्यू ले रहे होंगे कि अगर इंडेक्स का रिटर्न मिसाल के तौर पे 10% है, तो फंड मैनेजर जो है वो थोड़ा अल्फा जनरेट करके और उसको आउट परफॉर्म करेगा। बट इफ यू फील ओवर लॉन्ग टर्म 10 साल 12 साल में जो फंड मैनेजर का रिटर्न होगा फंड्स का और जो इंडेक्स का रिटर्न होगा वो सेम होगा, या आपको लगता है कि ये वाली सिचुएशन होगी, देन प्रॉब्ली आपको किसी पैसे फंड में आप जाएंगे और ETF उसका एक रास्ता हो सकता है। जाहिर है इसका आंसर जब आप ये डिसाइड कर रहे होंगे तो ठीक है, एक ट्रैक रिकॉर्ड होगा, लेकिन यू कैन ऑलवेज डाइवर्सिफाई और थोड़े पैसे आप अपने म्यूचुअल फंड्स में और थोड़े ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो आपको स्लाइड दिख रही है सामने, ये बेसिकली दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन ETF एंड अ टिपिकल म्यूचुअल फंड। तो दोनों में मल्टीपल होल्डिंग्स होती है, यानी मल्टीपल शेयर्स होते हैं, बट ETF, ये मैंने अपना कर्सर यहाँ रखा हुआ है, सो ETFs आर ट्रेडेड एट द एक्सचेंज लाइक एनी अदर शेयर, whereas mutual funds are not traded। so आपको अगर म्यूचुअल फंड का यूनिट खरीदना है तो आप AMC को से के थ्रू ये खरीद या बेच सकते हैं, whereas in case of an ETF it's done through stock exchange। जो एक और फीचर होता है ETFs का जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में नहीं होता, वो ये होता है कि नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में अगर आपने एंट्री या एग्जिट लेना है तो इक्विटी फंड्स के केस में जैसे आप डे एंड की जो प्राइस होगी, सो फॉर एग्जांपल आज अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती तो आप जिस प्राइस पे फंड में एंटर करेंगे वो प्राइस आज की डे एंड की प्राइस होगी, जिसका ये मतलब है कि फंड की बुक्स में जितने शेयर्स पड़े हैं उनकी आज की डे एंड की रिवैल्यूएशन इनकॉर्पोरेट होके आपको परचेज प्राइस मिलेगी। Whereas in case of an ETF, intraday trading is possible, which means के ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स आप किसी भी वक्त स्क्रीन पे जाके या अपने ब्रोकर के ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ETF का यूनिट बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। और ETF की जो इंट्राडे NAV होती है वो हर 15 सेकंड के ऊपर PSX की स्क्रीन के ऊपर ही अपडेट हो रही होती है। तो आप जिस वक्त ये खरीद रहे होते हैं तो आपको एक बड़ा रीजनेबल आइडिया होता है कि जिस वक्त मैं ये परचेज या सेल कर रहा हूँ उस वक्त इस ETF के जो अंडरलाइन शेयर्स है उनकी करंट वैल्यू के हिसाब से NAV या प्राइस जो है वो इंडिकेटिव कितनी है, और उस इंडिकेटिव प्राइस की बेसिस पे आप ये डिसीजन लेते हैं कि उस प्लस माइनस जो स्प्रेड है उसकी वो आप कितना देके और वो खरीद सकते हैं। वेयर इन केस ऑफ अ टिपिकल म्यूचुअल फंड आप जैसे मैंने कहा कि डे एंड की प्राइस पे एंट्री या एग्जिट लेते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग जो है उसके अंदर पॉसिबल नहीं होती टिपिकली बिकॉज ETFs आर पैसिव फंड्स और उसमें कोशिश सिर्फ यही होती है कि इंडेक्स को रेप्लिकेट किया जाए, इंडेक्स के रिटर्न्स को रेप्लिकेट किया जाए। तो आमतौर पे उसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो एक टिपिकल म्यूचुअल फंड से कम होता है। तो ये 3-4 डिफरेंसेस हैं जो थोड़ा बेसिक लेवल पे हमें समझने में आसानी हो जाती है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एन ETF एंड म्यूचुअल फंड। तो ये डिफरेंसेस हैं। और जैसे मैंने कहा कि जो मैनेजमेंट स्टाइल का फर्क है, ETFs आर जनरली पैसिव फंड्स व्हेयरएज मोस्ट म्यूचुअल फंड्स आर एक्टिव फंड, जिसमें फंड मैनेजर की कोशिश होती है कि वो इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट करें। कमिंग टू UBL पाकिस्तान ETF, जो जैसे मैंने कहा पाकिस्तान का पहला ETF है, ये लास्ट ईयर लॉन्च हुआ। SECP इसमें बहुत इंस्ट्रूमेंटल था, PSX की बहुत ज़्यादा इसमें हमें हेल्प रही। जो इस फंड के मार्केट मेकर हैं, जो फर्स्ट मार्केट मेकर वो JS, और उनका एक बहुत एफर्ट था इसके लॉन्च में। अल्हम्दुलिल्लाह ये लास्ट ईयर लॉन्च हो गया। और थोड़ा मैं आपको इसके फीचर्स बताता हूँ। बेसिकली जैसे मैंने कहा कि ETFs आर नॉर्मली पैसिव फंड्स, सो वो किसी ना किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं और उसी इंडेक्स में जो शेयर्स जितनी परसेंटेज से होते हैं उसको मिमिक करते हैं। सो मिसाल के तौर पे KC 100 के ऊपर हम सब वाकिफ हैं KC 100 से, इसलिए मैं उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। सो KC 100 इज एन इंडेक्स, उसके ऊपर कोई अगर ETF बना होता तो वो ETF एग्जैक्टली वही शेयर जो KC 100 में है और उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में वो इंडेक्स का पार्ट है उस फंड में जो है उस ETF में होते हैं उसके पास।
So what we have done is हमने एक इंडेक्स इंटरनली एक बेस्ड ऑन वेरियस डिस्कशन बनाया एंड देन हमने उसकी मेंटेनेंस को आउटसोर्स कर दिया टू PSX. सो क्राइटेरिया हमने एक लेट डाउन कर दिया है एज टू कि उस इंडेक्स में कौन से कंपोनेंट्स होंगे, मैं भी आपको आगे वो शो भी करता हूँ. और वो इंडेक्स की जो डेली में जिस तरह KC 100 आपको दिखता है कि आज मार्केट 330 पॉइंट्स फॉर एग्जांपल ऊपर थी थोड़ी देर पहले तक, तो इस तरह आपको ये भी दिखता है कि जो UBL ETF जिस इंडेक्स को ट्रैक करता है विच इज UPP9, वो आज कितना मूव किया है. ETF देखिए दुनिया में जब बहुत पॉपुलर हुए हैं उसके ज़ाहिर है बहुत सारे रीजंस हैं, बट उसका एक रीजन ये है कि ETFs बहुत लिक्विड होते हैं और आप जब चाहें उसको आसानी से बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं और कोई बहुत ज़्यादा उसकी इम्पैक्ट कॉस्ट नहीं होती. इसका मतलब अगर आप बेचने के लिए निकले तो ऐसा नहीं हो कि 10 रुपए की चीज़ें और आप बहुत सिग्निफिकेंटली नीचे बेच रहे हो, या आप खरीदने निकले और 10 रुपए की चीज़ें और बहुत सिग्निफिकेंटली ऊपर आप खरीद रहे हो. सो उसको लिक्विड होना ज़रूरी है और सारी दुनिया में इसकी पॉपुलैरिटी की एक जो वजह है वो जाहिर है उसकी लिक्विडिटी वाला एंगल है. सो जब हम ETF किस इंडेक्स पे बनेगा उस इंडेक्स को देख रहे थे तो ये हमने इंश्योर करने की कोशिश की अपने लेवल्स पे कि हम उस इंडेक्स की जो बास्केट हम बनाएं उसमें मैक्सिमम स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा ना रखें, क्योंकि एक लेवल के बाद आके नंबर ऑफ स्क्रिप्ट से बहुत बढ़ जाते हैं तो वो उनमें से कुछ इलिक्विड या सेमी लिक्विड वाली साइड पे चले जाते हैं और फिर वो ऑटोमेटिकली ETF की लिक्विडिटी को इम्पैक्ट करते हैं. तो हमें लगा कि 9 स्टॉक्स करने चाहिए अपने इंडेक्स में, बहुत कम भी नहीं करने चाहिए शायद डाइवर्सिफिकेशन वाला और रिस्क मैनेजमेंट के एंगल. सो वी थॉट के हम ऐसा इंडेक्स बनाएं जिसमें जो मैक्सिमम स्टॉक्स हम रखें वो 9 स्टॉक्स पे उसको कैप करें. और जी और थोड़ा सा मिटिगेंट ये लगाएं रिस्क मैनेजमेंट का कि किसी एक आउट ऑफ दोज 9 कोई एक शेयर को 16% से ज़्यादा ना वेट दें ताकि ये ना हो कि वो बहुत ज़्यादा लॉपसाइडेड हो टूवर्ड्स वन स्टॉक. तो 16% पे कैप कर दिया तो कोई भी स्टॉक जो इंडेक्स में होगा उसका मैक्सिमम वेट 16% से ज़्यादा नहीं होगा. मिनिमम हमने कहा कि 3.5% से ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए उसका. 9 स्क्रिप्ट्स. बट जब ये सब डिसीजन हो रहा था तो हमने कहा कि इस तरह हम करेंगे कि टॉप 25 कंपनीज को सेलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन द फ्री फ्लोट मार्केट कैप एंड 2 years वॉल्यूम, और उसमें से टॉप 9 जो कंपनीज होंगी उनको हम अपने इंडेक्स का पार्ट बनाएंगे एक्सक्लूडिंग ऑयल एंड गैस. तो ये जब टॉप 25 कंपनीज और उसमें से जो 9 कंपनीज निकाली उसमें 2 बड़े फैक्टर्स उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप और लास्ट 2 years की ट्रेडिंग प्राइस वैल्यू लेके, और उसकी वजह ये थी कि हम ये इंश्योर करना चाह रहे थे कि ये जिस हद तक लिक्विड हो सके अंडरलाइन वो हो. सो ये क्राइटेरिया इनिशियल बनाया, देन 9 स्टॉक्स. और फिर हमने कहा कि हो सकता है कि ड्यूरिंग से इंडेक्स स्टार्ट हुआ और प्राइस मूवमेंट की वजह से ये हो सकता है कि कोई स्टॉक जो 16% पे कैप था वो 16 से ज़्यादा हो जाए, या कोई 3.5% जिसका मिनिमम था वो उससे कम हो जाए बिकॉज ऑफ प्राइस मूवमेंट्स. तो हमने कहा कि ऑन अ क्वार्टरली बेसिस वील रीबैलेंस द इंडेक्स. एंड रीबैलेंसिंग मीन्स के जिस हद तक ये वैल्यू 16% से ऊपर चली गई होंगी और 3.5 से अगर कोई नीचे चली गई तो रीबैलेंस करके वापस 16 और 3.5 के बीच में वापस क्या आएंगे. एंड एवरी 6 months वील डू अ रिकॉन्स्टिट्यूशन. सो ये जो इंडेक्स का जो बेसिक क्राइटेरिया है ये विल रीरन इट एवरी 6 months. तो हर 6 महीने के बाद ये जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी तो वहाँ से पिछले 2 साल का ट्रेडिंग वॉल्यूम और फ्री फ्लोट मार्केट कैप की बेसिस पे दोबारा वो रीरन होगा और जो रिवाइज 9 स्टॉक्स होंगे वो सेलेक्ट होंगे. तो हो सकता है कि कोई 1-2 शेयर ऐड हो जाए और उनकी जगह कोई और आ जाए. तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन दैट विल बी डन एवरी 6 months. और उनकी जो डेट्स हैं दैट इज ऑल्सो प्री डिफाइंड. सो किन डेट्स पे होगा आपको लेफ्ट पे यहाँ पे दिख रहा होगा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन 2 डेट्स को होगी और रीबैलेंसिंग जो है वो इन और जैसे मैंने कहा कि डिफरेंस बिटवीन रीबैलेंसिंग एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन इज कि रिकॉन्स्टिट्यूशन में हम पूरे इंडेक्स मेथडोलॉजी को रीरन करते हैं और नए 9 स्टॉक्स निकालते हैं जो सेम भी हो सकते हैं और हो सकता है उसमें कुछ एडिशन और डिलीशन हो जाए. whereas जो रीबैलेंसिंग है
वो सिर्फ इस हद तक होती है कि जो वेट्स प्राइस मूवमेंट की वजह से अपने कैप या फ्लोर से ऊपर या नीचे चले गए हों, उस हद तक जो है वो एडजस्टमेंट होती है इन द इंडेक्स। तो ये इंडेक्स हमने बनाई, ये मेथोडोलॉजी हमने बनाई एंड इट वाज देन हैंडेड ओवर टू पीएसएक्स थ्रू एन एग्रीमेंट के अब इसकी जो मेंटेनेंस है वो पीएसएक्स करेगा। तो रोज आपको स्क्रीन के ऊपर जिस तरह जैसे मैं कह रहा था कि केसी 100 दिखता है, उस तरह आपको ये यूपीपी 9 में दिखेगा और आपको ये पता लगेगा कि इसकी मूवमेंट आज क्या है। तो इसका जो करंट बेस्ड ऑन द करंट मेथोडोलॉजी जो इसकी अभी एलोकेशन है ऑफ जनवरी 29 एंड दिस इज पब्लिकली अवेलेबल। सो डेली बेसिस के ऊपर पीएसएक्स की वेबसाइट के ऊपर हम ये बता रहे होते हैं। तो HPL is 15.5%, Engro is 14%, then Lucky FFC is 11%, UBL is 10%, EFT is 5.8%, and then DG Khan is 3.9%. So this is the current basket and their respective weights जो कि यूपीपी इंडेक्स में है। और जाहिर है ETF जैसे मैं कह रहा था कि रेप्लिकेट करता है एक इंडेक्स को, तो जो फंड है जो ETF है वो बेसिकली इन 9 शेयर्स में ही इन्वेस्टेड है और राउंडिंग ऑफ को अगर आप छोड़ दें या थोड़ा कैश कंपोनेंट जो फंड को रखना पड़ता है अपने एक्सपेंसेस के लिए, तो इसी प्रोपोर्शन में मोर और लेस ये होल्डिंग्स हैं फंड के पास। सो नाउ व्हेन यू आर बाइंग अ ETF यूनिट यू आर एक्चुअली बाइंग दीज अंडरलाइंग 9 स्क्रिप्ट्स। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका ये व्यू है कि ये स्क्रिप्ट्स जो है लिक्विड भी हैं और आपको लगता है कि ये इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो एक तरीका जाहिर ये है कि आप ये सारे जो स्क्रिप्ट्स हैं इनको आप इस प्रोपोर्शन में खरीद लें। और एक तरीका ये है कि आप जो है ETF का एक यूनिट ले लें और जैसे आप वो यूनिट लेते हैं आपको जो अंडरलाइन जो 9 स्क्रिप्ट्स अभी मैंने दिखाया और जिस प्रोपोर्शन में दिखाया वो एक्सपोजर आपको मिल गया ETF के यूनिट के थ्रू। जो अभी अंडरलाइन मैंने आपको 9 दिखाया उस पे जो रफली डिविडेंड यील्ड है अबाउट 7.4%, और इसकी जो अर्निंग्स यील्ड है इट्स ओवर 14%। तो ये जस्ट आपको ये दिखाने के लिए, बट आई थिंक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इफ़ यू डिसाइड टू हैव एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, और आपको पता है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो उसके अपने रिस्क होते हैं, मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल भी हो सकती हैं। लेकिन ETF आपको एक अपॉर्चुनिटी ये देते हैं कि आप रियल टाइम में ड्यूरिंग मार्केट आवर्स किसी भी वक्त खरीद और बेच सकते हैं, उसी प्राइस पे खरीद सकते हैं जिस प्राइस पे उसके अंडरलाइन ट्रेड हो रहे हैं, प्लस माइनस दी स्प्रेड्स। और अभी हम जब अपना डेटा देखते हैं तो जो स्प्रेड्स हैं बिटवीन दी INAV जो अंडरलाइन की फेयर वैल्यू है उसको की प्लस माइनस द सेलिंग एंड बाइंग प्राइस ऑफ द ETF, वो स्प्रेड्स जो हैं वो काफ़ी कम है और कम होते जा रहे हैं वो विद टाइम। और जैसे और वॉल्यूम्स आएंगे और जैसे और प्लेयर्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा था कि जब हमने स्टार्ट किया तो JS वाज द फर्स्ट वन और बहुत उनकी एफर्ट है इसको लॉन्च करने में। अब नाउ वी हैव गॉट अ न्यू मार्केट मेकर एज वेल। सो जैसे और पार्टिसिपेंट्स इसमें ऐड होते रहेंगे वैसे ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी भी इसकी बढ़ती रहेगी, वॉल्यूम्स भी आते रहेंगे और इसकी जो स्प्रेड्स हैं वो शायद और मजीद कम होते जाएंगे और आपके लिए बाय एंड सेल और आसान होता जाएगा। तो ये हिस्टोरिकल रिटर्न्स आपको दिख रहे होंगे इस ETF के। दिसंबर 17 से हमने ये रीरन किया, तो ये जो आपको दिख रहा है बाहर ब्लैक जो ये लाइन है ये बेसिकली ETF या इसके इंडेक्स की है, और जो ब्लू लाइन है ये 100 KC 100 की है। तो आप देखें कि इसने आउट परफॉर्म किया इसको हर वक्त। ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही होगी, मेरा एरो भी मैं मूव कर रहा हूँ इसके साथ, तो ये इसका रिटर्न जो है वो थोड़ा बेहतर ही रहा है कंपेयर टू द बेंचमार्क KC 100। प्लस जो ट्रैकिंग एरर है फंड का, और ये ट्रैकिंग एरर जाहिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ETF के लिए, और उसकी वजह यह है कि आपके फंड का जो रिटर्न है या ETF का जो रिटर्न है वो जो अंडरलाइंग इंडेक्स जिसको फॉलो करता है उससे अगर बहुत ज़्यादा डेविएट कर जाए तो फिर इसका मतलब यह है कि कोई लिक्विडिटी का इशू है या कोई आपकी एक्सपेंस रेशियो का इशू है कि आपके फंड का रिटर्न और आपके इंडेक्स रिटर्न में काफ़ी फर्क है। तो इसका जो इस ETF है UBL पाकिस्तान ETF, इसका ट्रैकिंग एरर भी बहुत कम है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो ETF है इसका कोरिलेशन विद KC 100 is about 94-95%, which essentially means that if you are buying an ETF unit,
आपको KC 100 का 94-95% का एक्सपोजर मिल रहा है विद 1 यूनिट ऑफ ETF. So and by investing in a nine stock ETF which are liquid. So overall शायद KC 100 जब आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे शेयर्स आपको वो मिलेंगे जो illiquid है, कुछ ऐसे होंगे जो सेमी लिक्विड है, whereas इस केस में आपको 94-95% का एक्सपोजर भी मिल रहा है, प्लस आपको जो अंडरलाइंग मिल रहा है वो लिक्विड है. तो ये रिटर्न अगर आप देखें तो लास्ट 3 इयर्स का ये रिटर्न है, ये बीट किया है KC 100 को. एक कंपैरिजन और हमने KC 30 से भी करने की कोशिश की इसी पीरियड में, तो यहाँ भी आउट परफॉर्म किया है. बट आई थिंक अहम बात इसके अंदर यह है कि जब आप ETF के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो 3-4 फैक्टर्स हैं जो इवेंचुअली आपको देख के फैसला करना होता है कि ETF का जो यूनिट है वो आपको कौन सा ETF लेना चाहिए. तो उसमें एक जो होगा जाहिर है वो इंडेक्स की मेथोडोलॉजी होगी, और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उस इंडेक्स को का ETF लें जो बहुत लिक्विड हो, ताकि आपकी जो इम्पैक्ट कॉस्ट है यानी बाइंग सेलिंग और जो उसकी करंट प्राइस का डिफरेंस है वो कम हो, उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा हो और उसकी इम्पैक्ट कॉस्ट कम हो. तो आपको ये देखना चाहिए कि अंडरलाइंग बहुत ज़्यादा लिक्विड हो उसके. फिर और इसका एक पैरामीटर है आपका ट्रैकिंग एरर. ट्रैकिंग एरर आपको बताता है कि आप जो फंड आप खरीद रहे हैं, जो ETF आप खरीद रहे हैं, उसका रिटर्न और उसके जो बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न है उसके बीच में कितना फर्क है, उसकी वॉलेटिलिटी कितनी है. तो जितना ट्रैकिंग एरर कम होगा उतना आपके फंड का रिटर्न और आपके जो इंडेक्स जिसको आप फॉलो कर रहे हैं वो रिटर्न जो है वो बिल्कुल रेप्लिकेट कर रहा होगा उसको. ये वेरियस कट्स के ऊपर हमने ये परफॉर्मेंस बनाई हुई है. अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ETF के अंदर तो यू नीड टू हैव अ ब्रोकरेज अकाउंट. आप में से जिन लोगों का ब्रोकरेज अकाउंट है वो तो जिस तरह कोई शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं उस एग्जैक्टली इसी तरीके से ETF का यूनिट खरीद बेच सकते हैं. एंड इफ यू डू नॉट हैव अ ब्रोकरेज अकाउंट, एक आपको हम फैसिलिटेट कर देंगे ब्रोकरेज अकाउंट खोलने में. एंड देन वंस यू हैव अ ब्रोकरेज अकाउंट देन फिर आप वो ETF जो है वो बाय और सेल कर सकते हैं. हाउ डू यू मॉनिटर ETF? सो देखिए, जैसे मैं भी अर्ज कर रहा था कि ETF की जो प्राइस है जिसको हम इंडिकेटिव NAV कहते हैं वो अगेन दैट इज आउटसोर्स टू PSX. सो हमारी वेबसाइट के ऊपर भी और PSX की वेबसाइट के ऊपर भी हर 15 सेकंड के बाद जो है वो अपडेट हो जाती है थ्रू आउट द ट्रेडिंग आवर्स. सो जिस वक्त आप से फॉर एग्जांपल 3 बजे देखेंगे तो 3 बजे वो लास्ट 15 सेकंड पहले की जो उसकी INAV होगी वो अपडेटेड होगी. और अपडेटेड का मतलब ये है कि जो 9 शेयर्स अभी हैं और जिस प्रोपोर्शन में है, जिस तरह वो बास्केट बनी हुई है ETF की, उन शेयर्स की प्राइस जो करंट प्राइस होती है उसको लेके वो INAV बनती है. तो आपको काफी रीजनेबल आइडिया हो जाता है कि जो आप ETF यूनिट इस वक्त खरीद या बेच रहे हैं उसके अंडरलाइन की बेसिस के ऊपर इस यूनिट की प्राइस होनी कितनी चाहिए, और उसमें थोड़ा सा आप स्प्रेड ऐड करते हैं तो वो उस प्राइस पे आप जो है वो बड़े आराम से PSX से खरीद भी सकते हैं और ट्रेडिंग स्क्रीन से बेच भी सकते हैं. ETF की जो लॉन्गर टर्म रिटर्न्स हैं, ये मैंने एक लिंक भी लगाया हुआ है, आपको इस सेशन के बाद एक लिंक हम शेयर भी कर लेंगे. सो हमारी वेबसाइट पे भी आपको वो उसकी परफॉर्मेंस मिल जाएगी. मुफैब पे भी अपडेटेड है. PSX की वेबसाइट पे एक पूरा टैब है हमारे ETF का, UBL पाकिस्तान ETF का, वो भी आप देख सकते हैं. इफ यू वांट एनी असिस्टेंस तो ये हमारे नंबर्स हैं, आप हमें सिर्फ ETF लिख के 258 पे SMS कर दें. So our CCU team will get in touch with you. आप हमें 0800 000226 पे कॉल कर सकते हैं. ublfunds.com.pk पे हमारी वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल है. हमारा फेसबुक का पेज स्मार्ट सेविंग्स, वहाँ आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी. बट कंक्लूड मैं इसको ऐसे करूँगा कि ये प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर है दुनिया में और बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो देखें, हर इन्वेस्टर जो है वो बेसिकली ये उसके लिए फैसला करना थोड़ा मुश्किल होता है कि मैंने कौन सा शेयर कब खरीदना है, बेचना है. शायद इतना टाइम भी नहीं होता हमारे पास, हमारी अपनी और वर्क कमिटमेंट्स होती हैं. सो एक तरीका इक्विटी एक्सपोजर लेने का ये होता है कि आप ETF यूनिट खरीद लें और उसमें आपका जो डिसीजन होता है उसकी जो एक, जैसे मैंने कहा कि जो एक मेजर उसका कंपोनेंट होता है वो ये होता है कि आप इंडेक्स को देख लें ओवरऑल, उसमें कौन से स्क्रिप्ट्स हैं, उनकी वेट्स
कितने हैं, इनके इम्पैक्ट कॉस्ट कितने हैं, और आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है कि रादर देन आप एक इंडिविजुअली चेरी पिक करें कि मैंने ये शेयर खरीदना है, ये बेचना है, इतना परसेंट ऑफ माय पोर्टफोलियो शुड बी दिस शेयर और दैट. सो ETF गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप एक यूनिट लेके बहुत सारे स्क्रिप्ट्स का एक्सपोजर ले लेते हैं, और वो कौन से स्क्रिप्ट्स हैं वो काफी ट्रांसपेरेंट होता है ETF, तो वो आपको डेली बेसिस के ऊपर पता होता है, जो कि अनचेंज होते हैं, बट आपको ये पता होता है कि व्हेन यू आर बाइंग एन ETF यूनिट एक्चुअली यू आर बाइंग दीज 9 स्टॉक्स और इस परसेंटेज से फंड के पास इसकी होल्डिंग है. सो वो आपके लिए ये एक इजी टास्क हो जाता है, और फिर जैसे जैसे इंडेक्स को रिकॉन्स्टिट्यूट हम करते जाएंगे ऑटोमेटिकली वो पोर्टफोलियो जो है वो चेंज होता जाएगा. ETF जो है बिकॉज जैसे मैंने कहा 9 शेयर्स में, तो वो जो 9 शेयर से डिविडेंड मिलेगा माइनस द एक्सपेंसेस ऑफ द फंड, तो जो भी नेट रिटर्न होगा फंड का उसका 90% हम हर साल इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कैश डिविडेंड आपको डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे. तो इसका मतलब एक बड़ा पोर्शन ऑफ द डिविडेंड इनकम दैट द फंड अर्न्स फ्रॉम द अंडरलाइंग शेयर्स दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द इन्वेस्टर्स. सो आई थिंक आई विल जस्ट स्टॉप हियर एंड विल सी कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम आपके आंसर कर देंगे. एंड एज you know all investments in mutual funds are subject to market desire. Equity as well, equity is a high risk product और equity के अपने risks होते हैं. तो आप में से जो लोग भी ये फैसला करें कि हमने ETF का यूनिट लेना है, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि जो हमारा ऑफरिंग डॉक्यूमेंट है फंड का उस पे रिस्क डिस्क्लोजर्स हैं और उसको भी आप जरा एक दफ़ा देख लीजिएगा. बट जाहिर है ये बताना ज़रूरी था कि एक्विटी आपको, आप में से बहुत लोगों को पता ही है कि equity is a high risk product. So I'll just stop here and we'll take your questions and we'll try to answer it. ये अगर कोई मुझे PSX से या कोई ये बता दे कि questions क्या comments में हमने देखने हैं या ओके. सो एक तो ये कि हाउ मच मनी टू इन्वेस्ट. तो इसका जो लॉट साइज है वो 500 ETF यूनिट्स का है, और अभी इसकी जो प्राइस है वो 14 रुपीज़ के आसपास होगी, तो 6-7 हज़ार रुपये इसका मिनिमम जो ट्रांजैक्शन साइज है. इट्स बीन 2 years. नो, सो ETF को भी 2 साल नहीं हुए. हमारा जो ETF है उसको भी 10-11 महीने हुए. सो थोड़ा सा एक ईयर एंड गुजरा है, बट हमारी जो टाइमिंग थी वो इस तरह थी कि मार्च में लॉन्च हुआ था, तो 10 रुपए से हमने शुरू किया था. अब इसकी नैव इज अबाउट 14 रुपीज पर यूनिट. जी, आप ये क्वेश्चन किसी का ये है कि ETFs में अभी लिक्विडिटी कम है. एग्जैक्टली, बिकॉज इसीलिए हम ये सारे अवेयरनेस सेशंस कर रहे हैं कि जितने लोग अवेयर होंगे, जितने लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उतना लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होगी और ग्रेजुअली ज़ाहिर है इसके वॉल्यूम्स भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे. ये देखिए, ये आप ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे कि जब ये लॉन्च हुआ सो हम फर्स्ट वेव ऑफ कोविड में थे. सो 3-4 महीने आपको पता है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज लॉकडाउन. सो हमारी जो एक्चुअली ये आप लोगों से इंटरेक्शन है वो अगस्त सितंबर ऑनवर्ड्स शुरू हुई है. तो इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट इन पाकिस्तान. हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, PSX, SCCP, इवन जो मार्केट मेकर है हमारे JS, वो हम सब अपने अपने लेवल्स पे कोशिश कर रहे हैं कि अपने क्लाइंट से, पोटेंशियल क्लाइंट से, थ्रू वेबिनार, थ्रू मीटिंग्स, या हम अपने जो दूसरी मीटिंग्स भी करते हैं, तो इसकी अवेयरनेस विद इन द पीपल थोड़ा कोशिश कर रहे हैं. तो जैसे जैसे ये और बढ़ेगी, मेरा ख्याल है ऑटोमेटिकली जो है वो लिक्विडिटी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी इसकी. देखिए, जैसे मैंने कहा कि इसका जो ये पूछ रहे, मैं रिपीट कर देता हूँ. ETF जो है वो 500 का लॉट साइज में अवेलेबल है, और जैसे मैंने कहा कि पर यूनिट कोई तकरीबन 14 रुपीज़ के करीब, सो 5-6 हज़ार रुपये का इसका लॉट साइज है. और डायरेक्टली जिस तरह शेयर्स आपके CDC अकाउंट में जाते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से ये ETF यूनिट्स भी इसका एग्जैक्टली वही तरीका है. जिस तरह कोई शेयर्स आप खरीदते और बेचते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एग्जैक्टली वही प्रोसेस जो है.
जैसे मैंने कहा कि हम अपने फंड की जो इनकम होती है उसका कैपिटल गेन्स को हटा के जो बाकी इनकम होती है उसका 90% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं भी करते वो उसकी जो प्राइस है उसके अंदर रिफ्लेक्टेड होता है, या जिसको हम NAV उसकी कहते हैं। तो अगर हमने 100 रुपए कमा के 90 डिस्ट्रीब्यूट किया या 95 डिस्ट्रीब्यूट किया, तो जो 5% डिस्ट्रीब्यूट नहीं भी किया वो आपकी जो प्राइस होती है या मार्केट वैल्यू ऑफ योर ETF यूनिट होती है, NAV जिसको कहते हैं, तो उसमें वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड होता है। तो वंस अ ईयर हम डिविडेंड ETF में देंगे, और जाहिर है वो डिविडेंड हमें मिलेगा कहाँ से, जो अंडरलाइंग हमारे पास होल्डिंग्स है उनका जो डिविडेंड आएगा उसमें से फंड के एक्सपेंसेस निकाल के बाकी 90% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जी, सो देयर आर नो अदर क्वेश्चंस या मुझे दिख नहीं रहे, तो बासित आप मुझे बता दीजिएगा कि फिर हम so what we'll do is we'll upload this presentation on our Facebook page and YouTube पे भी हम कोशिश करेंगे इसको ऐड कर दें। आपके और भी कोई क्वेश्चंस हो अगर, तो आप बिल्कुल इस वेबिनार के बाद भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। 0800 000 26 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, या SMS आप हमें कर दें, ETF लिख के सिर्फ 8258 पे भेज दें। We'll get in touch with you. ublfunds.com.pk is our website. हमारे फेसबुक पेज के थ्रू आप हमसे रब्ता कर सकते हैं स्मार्ट सेविंग्स के ऊपर, एंड we'll reply and we'll try to resolve or answer all your queries. Question मेरा ख्याल है, और जी, ये ETF के यूनिट का स्प्रेड जो है वो जाहिर है वो वेरी करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये अभी बहुत रीजनेबल लेवल पे ऊपर है। लास्ट दैट आई नो 1% और देयर अबाउट्स, 1% है, और ये एक्चुअली व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ ये थोड़ा ज़्यादा था, और ये विद टाइम जो है वो कम हो गया। और ये आप देखिएगा कि जो इंडेक्स जितने ज़्यादा लिक्विड होंगे और उनमें इम्पैक्ट कॉस्ट जितनी कम होगी, ऑटोमेटिकली इनके स्प्रेड्स जो है वो कम होंगे कंपेयर टू अगर कभी आप देखें कि इलिक्विड्स, तो उनकी चूंकि इम्पैक्ट कॉस्ट ज़्यादा होती है तो उनके फिर स्प्रेड्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। बट आई एम श्योर कि विद टाइम ये स्प्रेड्स जो हैं वो और कम होना शुरू हो जाएंगे। बासित थिंग, आई ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। सो अब हमने इसको फिर एंड करना है या वी नीड टू वेट फॉर other questions? Thank you very much. Thank you PSX for organizing this. जैसे मैंने कहा कि अगर आपके कुछ questions और रह गए हो तो आप हमसे रब्ता कर लीजिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो और questions हैं उनको भी आंसर कर लें। Thank you very much. Thank you.